अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत ही स्पष्ट और लक्ष्य केंद्रित है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हाँ, तो आज हम नीरज सर के क्लास नोट से एसएससी जीडी 2026 के लिए क्रिया विशेषण और अव्यय की इस वन शॉट मास्टर क्लास को एकदम पंक्ति दर पंक्ति समझने वाले हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले अपनी स्रोत सामग्री के पहले भाग पर चलते हैं, जो है क्रिया विशेषण की परिभाषा। आखिर ये क्रिया विशेषण है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। व्याकरण की भाषा में इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। हाँ, और अविकारी का मतलब है जिसमें कोई विकार या बदलाव ना आए। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस शब्द का सीधा सा गणित। अच्छा, कैसा गणित वाला शब्द? जब हम कहते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो हम उस काम के होने के तरीके, उसके समय या उसके स्थान की बात कर रहे होते हैं। समझ गया। जैसे स्रोत में जो पहला उदाहरण दिया गया है, राम तेज खेलता है। एकदम सही उदाहरण है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि खेलना एक क्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि राम कैसा खेलता है? तेज खेलता है। बिल्कुल, जवाब मिलता है तेज। तो ये तेज शब्द सीधे तौर पर खेलने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण हो गया। ये तो बहुत ही स्पष्ट है। इसी तर्क को दूसरे उदाहरण पर भी लागू करके देख लेते हैं। शीला सुंदर लिखती है। हाँ, इसमें जो काम हो रहा है यानी लिखना, वो क्रिया हो गई। और वो लिखने का काम कैसे हो रहा है? सुंदर तरीके से। तो सुंदर शब्द यहाँ क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। बिल्कुल सीधा नियम है। परीक्षा में अक्सर परीक्षार्थियों को संज्ञा के विशेषण और क्रिया के विशेषण के बीच उलझाने की कोशिश की जाती है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर सिर्फ काम यानी क्रिया पर फोकस रखा जाए ना, तो गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। सही बात है। और यही बात एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है कि हम वाक्यों में इन क्रिया विशेषणों के प्रकारों को पहचानेंगे कैसे? स्रोत सामग्री के अनुसार इस इमारत के 4 मुख्य स्तंभ हैं, जिन्हें हम क्रिया विशेषण के 4 भेद कहते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। हाँ, चलिए एक एक करके इनकी परतों को खोलते हैं। पहला स्तंभ है कालवाचक क्रिया विशेषण, जो सीधे तौर पर समय का बोध कराता है। मतलब परीक्षा के दबाव में इसे पहचानने की कोई ट्रिक है क्या? अरे, सबसे आसान ट्रिक है वाक्य में कब का सवाल पूछना। अगर जवाब में कल, अभी, सुबह या रोज जैसे शब्द मिले तो समझ लीजिए वही कालवाचक है। ये ट्रिक बहुत सटीक है। चलिए स्रोत में दिए गए कालवाचक के उदाहरणों का इसी फॉर्मूले से विश्लेषण करते हैं। पहला वाक्य है, पिताजी रोज ड्यूटी जाते हैं। जाने की क्रिया कब होती है? जवाब है रोज। दूसरा उदाहरण है, माताजी प्रतिदिन घूमती हैं। कब घूमती हैं? प्रतिदिन। और तीसरा वाक्य, कक्षा 2 बजे चलती है। चलने की क्रिया कब होती है? 2 बजे। मतलब इन सभी वाक्यों में काम के होने का समय बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। बिल्कुल। अब दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही जाहिर है ये किसी जगह या दिशा के बारे में बताता है। हाँ, और इसकी पहचान करने के लिए हमें क्रिया से ये पूछना होता है कि काम कहाँ हुआ। इसके सूचक शब्द होते हैं ऊपर, नीचे, इधर, उधर। चलिए उदाहरणों से इसे पुख्ता करते हैं। मोहन छत पर पढ़ता है। पढ़ने की ये क्रिया कहाँ हो रही है? जवाब है छत पर। अगला है, शीला कमरे में सोती है। सोने की जगह क्या है? कमरे में। और राम इधर गया है। कहाँ गया है? इधर। ये सवाल जवाब का तरीका स्थान को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। अब तीसरे स्तंभ पर आते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये मात्रा को दर्शाता है। इसे पहचानने का मूल मंत्र है क्रिया के साथ कितना सवाल जोड़ना। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं थोड़ा, बहुत, ज्यादा, अत्यंत। जैसे विपिन बहुत या अधिक बोलता है। बोलने की क्रिया कितनी हो रही है? बहुत। इसी तरह मोना बहुत खाती है या शीला थोड़ा खाती है। यहाँ बहुत और थोड़ा खाने की मात्रा यानी उसके परिमाण को स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ ना अक्सर एक भ्रम पैदा होता है कि ये विशेषण है या क्रिया विशेषण। पर चूंकि ये शब्द खाने या बोलने की मात्रा बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण ही है। बिल्कुल, ये भेद समझना बहुत जरूरी है। और अंत में चौथा और शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला स्तंभ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब ढंग या तरीका। यह बताता है कि काम किस शैली में हो रहा है। हाँ, इसकी पहचान के लिए वाक्य में कैसे का प्रयोग किया जाता है, जैसे तेज, धीरे धीरे, अचानक। उदाहरण देखते हैं। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं।
चलने का ढंग कैसा है? धीरे धीरे। शीला मधुर गाती है। कैसी गाती है? मधुर। रोहन अचानक आ गया या मोहन तेज दौड़ता है? यहाँ अचानक आने का तरीका है और तेज दौड़ने की रीति है। ये दोनों ही काम के होने के तरीके को समझा रहे हैं। तो इन 4 स्तंभों की मजबूत नींव के बाद हमारी सामग्री हमें एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाती है। अव्यय की दुनिया में। हाँ, अव्यय यानी अविकारी शब्दों की दुनिया। सबसे पहले इस अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ डिकोड कर लेते हैं। अ का मतलब है नहीं और व्यय का मतलब है खर्च। यानी ऐसा शब्द जिसमें कभी कोई बदलाव, खर्च या परिवर्तन न हो। और इसे समझने के लिए गुरुजी के क्लास नोट्स में 100 रुपए के नोट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जरा सोचकर देखिए, अगर 100 रुपए का एक कड़क नोट जिम में रखा रहे तो चाहे दिन बीते या रात, वो बिना खर्च हुए वैसा ही बना रहता है। ठीक वैसे ही व्याकरण में अव्यय वे ढीठ शब्द होते हैं जो लिंग, वचन या काल के बदलने पर भी अपने रूप में रत्ती भर भी बदलाव नहीं लाते। चाहे वाक्य पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, एक वचन हो या बहुवचन, ये शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार हमने पढ़े, वे दरअसल अव्यय का ही पहला भेद हैं। ये 100 रुपए वाली समानता वाकई दिमाग में एकदम छप जाने वाली है। अव्यय के अन्य भेदों की बात करें तो अगला नंबर आता है संबंध बोधक अव्यय का। ये वे शब्द हैं जो वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं। इनमें के बिना, के साथ, दिन भर जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए, राम के बिना सीता अधूरी है। यहाँ के बिना एक ऐसा अव्यय है जो राम और सीता के बीच एक संबंध बता रहा है। इसी तरह राम दिन भर पढ़ता है, इसमें दिन भर एक संबंध बोधक अव्यय है। इसके बाद जो भेद आता है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। इसे हम व्याकरण का फेविकोल भी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसका मुख्य काम होता है 2 वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को आपस में जोड़ना। इनमें और, क्योंकि, इसलिए जैसे जोड़ने वाले शब्द आते हैं। उदाहरण के तौर पर राम खेलता है और मोहन पढ़ता है। यहाँ और शब्द 2 अलग-अलग गतिविधियों को एक वाक्य में पिरो रहा है। या फिर मोहन स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। यहाँ क्योंकि शब्द कारण बताते हुए दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। और ये समुच्चय बोधक की सबसे अच्छी पहचान है। यहीं पर स्रोत में इस व्याकरण की चर्चा के बीच विद्यार्थियों के लिए सफलता का एक बहुत ही गहरा मंत्र दिया गया है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की भी जरूरत होती है। वो मंत्र बहुत ही सटीक है। सफलता इंतजार नहीं करती। विद्यार्थी की प्रकृति एक बगुले जैसी होनी चाहिए। शिकार दिखे और तुरंत पकड़ लो। इसका सीधा सा अर्थ है कि तैयारी करने वालों को हर पल सतर्क रहना चाहिए। अवसर मिलते ही बिना एक भी क्षण गंवाए उसे पकड़ लेना चाहिए। ये तो बहुत ही प्रेरक विचार है। चलिए इस प्रेरणा के साथ अब अव्यय के एक और रूप को देखते हैं, जो है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये वे शब्द हैं जो हमारे भीतर के अचानक उठने वाले मनोभावों को व्यक्त करते हैं, जैसे गहरा दुख, अपार प्रेम, घृणा या फिर अचरज। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनके साथ हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, यहाँ पुकार या पीड़ा है, या फिर हाय ये क्या हो गया, यहाँ दुख और आश्चर्य दोनों का मिश्रण है। इस अचरज या विस्मय की भावना को गहराई से समझाने के लिए क्लास नोट्स में मिल्खा सिंह जी की एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का जिक्र किया गया है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। बिल्कुल। जब मिल्खा सिंह जी पाकिस्तान में दौड़े थे तो उनकी अकल्पनीय रफ्तार देखकर वहां के तत्कालीन आर्मी चीफ ने गहरे अचरज में ताली बजाकर कहा था, बेटा तुम दौड़े नहीं, तुम उड़े हो, शाबाश। वाह, यहाँ जो शाबाश शब्द है वो एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। ये उस वक्त महसूस किए गए गहरे अचरज, सम्मान और खुशी के मनोभाव का प्रकटीकरण है। थ्योरी को इस तरह वास्तविक जीवन की कहानियों से जोड़कर समझना वाकई इसे भूलने नहीं देता। अब जबकि थ्योरी का ये मजबूत आधार तैयार हो चुका है, तो समय आ गया है हमारे मिशन के उस हिस्से का जहां हम इस ज्ञान की परीक्षा लेंगे, यानी महाप्रैक्टिस प्रश्नोत्तरी। बिल्कुल। हम एक एक करके चरण 1 से लेकर चरण 6 तक के सभी 30 सवालों का विश्लेषण करेंगे। सभी सुनने वालों के लिए यह एक मौका है खुद को परखने का। तो बिना देर किए इस अभ्यास के पहले चरण यानी फेज 1 से शुरुआत करते हैं।
पहला सवाल बहुत ही बुनियादी है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसके विकल्प दिए गए हैं और जैसा कि हमने शुरुआत में ही डिकोड किया था, इसका सही उत्तर है विकल्प सी, क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के ढंग, समय या स्थान की विशेषता बताएं, वे क्रिया विशेषण होते हैं। बिल्कुल। चलिए दूसरे सवाल पर नजर डालते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जातिवाचक। क्योंकि कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक तो भेद हैं, लेकिन जातिवाचक दरअसल एक संज्ञा का प्रकार है। परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही उलझाया जाता है। तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें कौन सा भेद छिपा है? सही विकल्प है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम अपनी कैसे वाली ट्रिक लगाएं तो वर्षा कैसे होने लगी, जवाब मिलता है अचानक, जो वर्षा होने के तरीके को स्पष्ट कर रहा है। पहले चरण का चौथा सवाल, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? सही उत्तर है विकल्प ए, कालवाचक। नाश्ता बनाने की क्रिया कब हो रही है? सुबह। चूंकि सुबह एक समय का सूचक है, इसलिए ये कालवाचक है। इन शुरुआती सवालों ने हमारी समझ की अच्छी परीक्षा ली है। अब अभ्यास के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, यानी फेज 2। पांचवां सवाल है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इस वाक्य में प्रतिदिन शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, अव्यय। प्रतिदिन शब्द समय का बोध कराता है और ये किसी भी लिंग या वचन के साथ बदलता नहीं है, इसलिए ये एक अव्यय है। छठे प्रश्न को देखते हैं। मैं रोज पढ़ता हूँ। यहां सही उत्तर है विकल्प डी, कालवाचक। पढ़ने की क्रिया किस समय हो रही है? रोज। ये समय की निरंतरता को बता रहा है। सातवें सवाल पर गौर करें। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इसमें क्या भेद है? उत्तर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। धावक के दौड़ने का तरीका कैसा है? तेज। तरीका बताने वाले शब्द रीतिवाचक कहलाते हैं। आठवां सवाल है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इसका सही उत्तर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ट्रिक लगाएं कि बारिश कितनी हो रही है, तो जवाब मिलता है बहुत ज्यादा। ये मात्रा बता रहा है। अब अभ्यास के तीसरे चरण में प्रवेश करते हुए 9वां सवाल देखते हैं। मोहन बाजार की ओर गया, इसमें की ओर क्या है? सही उत्तर है अव्यय, विशेष रूप से संबंध बोधक। की ओर शब्द यहाँ दिशा और मोहन का बाजार के साथ एक भौतिक संबंध बता रहा है। 10वां प्रश्न है, कोरोना अचानक फैल गया। सही उत्तर है विकल्प सी, रीतिवाचक। फैलने की ये क्रिया कैसे हुई? अचानक। 11वां सवाल बहुत ही दिलचस्प है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? इसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी, तेज। दौड़ना क्रिया है और घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज। लेकिन कई बार परीक्षार्थी काला शब्द को चुन लेते हैं, जो कि घोड़े यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो वह सिर्फ विशेषण है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। तीसरे चरण का अंतिम यानी 12वां सवाल देखते हैं। दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इसमें धीरे धीरे क्या है? सही उत्तर है अव्यय या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे बुझने का तरीका है और ये लिंग बदलने पर भी नहीं बदलता। आधे सवाल पूरे हो चुके हैं और अब हम चौथे चरण में आ गए हैं, फेज 4। 13वां सवाल, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। सही उत्तर है क्रिया विशेषण। पहुंचने की क्रिया कैसे संपन्न हुई? जल्दी से। 14वें सवाल की बात करें, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। उत्तर है क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। पुस्तकें बिकने की क्रिया कैसे हो रही है? धड़ाधड़। 15वें प्रश्न पर आते हैं। आज दिन भर वर्षा होती रही। सही उत्तर है संबंध बोधक अव्यय। दिन भर के बिना जैसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं। 16वां सवाल, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। सही उत्तर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वो सुंदर तो गाती है, लेकिन कितना सुंदर? अत्यंत। ये मात्रा या तीव्रता को बता रहा है। अब अभ्यास के 5वें चरण पर नजर डालते हैं, फेज 5। 17वां सवाल, जो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है विकल्प बी, समुच्चय बोधक। जैसे और, इसलिए, ये वाक्यों के बीच फेविकोल का काम करते हैं। 18वां सवाल, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। उत्तर है विकल्प डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लिखने की आदत का तरीका क्या है? धीरे धीरे। 19वां सवाल, मुंबई के निकट पुणे है। सही उत्तर है संबंध बोधक अव्यय।
के निकट दो स्थानों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। 20वां सवाल, हाय अब मैं क्या करूं? सही उत्तर है विकल्प बी, विस्मयादि बोधक अव्यय। हाय शब्द गहरे दुख के मनोभाव को व्यक्त कर रहा है। 5वें चरण का आखिरी और 21वां सवाल, वह 1 सप्ताह बाद आया। सही उत्तर है क्रिया विशेषण। यहाँ बाद शब्द समय के परिपेक्ष में इस्तेमाल हुआ है और यह कालवाचक का सूचक है। चलिए अब हम महाप्रैक्टिस के 6ठे चरण में पहुंच गए हैं, फेज 6। 22वां सवाल, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ीं। सही उत्तर है संबंध बोधक अव्यय। आगे शब्द दिशा और स्थान के संबंध को अव्यय के रूप में दिखा रहा है। 23वां सवाल, तुम प्रतिदिन खेलते हो। सही उत्तर है विकल्प ए, कालवाचक। खेलने की क्रिया कब होती है? प्रतिदिन। 24वां प्रश्न, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सही उत्तर है विकल्प बी, संबंध बोधक। सहित का अर्थ है के साथ, जो सीता और सखियों के बीच संबंध बता रहा है। 25वां सवाल, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। सही उत्तर है समुच्चय बोधक अव्यय। इसलिए शब्द दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर परिणाम बता रहा है। 26वां सवाल, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे। सही उत्तर है विकल्प सी, संबंध बोधक अव्यय। के बिना साफ तौर पर संबंध दिखा रहा है। इन 26 सवालों के साथ हमारा अभ्यास का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है। बिल्कुल, लेकिन अभी ये विस्तृत चर्चा खत्म नहीं हुई है। अब बारी है अंतिम प्रहार की, यानी आखिरी 4 सवालों की, जो स्रोत सामग्री की 15वीं स्लाइड में दिए गए हैं। 27वां सवाल है, क्या परिणाम दर्शक अव्यय है? सही उत्तर है विकल्प सी, फलता। फलता शब्द का मतलब ही परिणाम स्वरूप होता है, जो नतीजे को दर्शाता है। 28वां सवाल, कभी कभी एक ... क्रिया विशेषण है। सही उत्तर है कालवाचक। कभी कभी समय को ही बताता है कि कोई कितनी बार आता है। 29वां सवाल, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? सही उत्तर है विकल्प बी, इस बारिश में बहुत ओले पड़े। ओले कितने पड़े? बहुत। ये मात्रा को इंगित कर रहा है। और अंत में 30वां सवाल, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? सही उत्तर है विकल्प डी, दिशावाचक। ये सभी शब्द स्थानवाचक के अंतर्गत दिशा का बोध कराते हैं। तो ये थे हमारे 30 सवाल, जिन्होंने इस पूरे विषय को निचोड़ कर रख दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत सामग्री में एक गृह कार्य का प्रश्न भी दिया गया है। प्रश्न संख्या 31। सभी सुनने वालों को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और हाँ, यहाँ गुरुजी का वो प्रसिद्ध फाइन वाला नियम भी लागू होता है। अगर किसी ने इस होमवर्क वाले सवाल का गलत जवाब दिया तो उस पर पूरे 36,000 टॉफी का फाइन लगाया जाएगा। तो जवाब जरा सोच समझ कर दीजिएगा। 36,000 टॉफी, ये तो वाकई एक भारी भरकम फाइन है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि जवाब बिल्कुल सही हो। इस चर्चा से जो भी निष्कर्ष निकला है वो भाषा के ढांचे को अचूक बनाता है। बिल्कुल। इस पूरे विषय को समेटते हुए अगर एक विचार पर गौर किया जाए तो अव्यय हमारी भाषा का वो गुरुत्वाकर्षण है जो कभी नहीं बदलता। दुनिया बदल जाए, लिंग बदल जाए, समय बदल जाए, लेकिन ये शब्द अपनी जगह से नहीं हिलते। अगर ये अपरिवर्तित शब्द न हो तो हमारे वाक्यों का पूरा ढांचा ही बिखर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।